गाइस, फिर से आप सभी का स्वागत है आज के एक और नए सेशन में। तो आज हम लोग लेके आए हैं साइंस के मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन, टॉप 20 क्वेश्चन जिस पैटर्न पे आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। चलिए बिल्कुल भी वक्त को हम लोग बर्बाद नहीं करेंगे और पहले सवाल से स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल देखिए आप लोगों का क्या है कि शक्ति का एसआई मात्रक क्या है। शक्ति का एसआई मात्रक पूछा है। एसआई मात्रक से रिलेटेड आपका एक सवाल एग्जाम में हर हाल में आना अनिवार्य है। तो इसलिए हम लोग जो भी पैटर्न का क्वेश्चन लेके आए हैं उसको आप लोग अटेम्प्ट करते चलिए और बिल्कुल भी घबराना नहीं है। आपके पास अभी जितना भी वक्त है उस वक्त में हम लोग आप लोग को उतने सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कराएंगे ताकि एग्जाम में आपको चुटकी लगने लगे। तो चलिए अब देखिए बहुत सारे बच्चों का सही जवाब आ रहा है कि शक्ति का एसआई मात्रक क्या है गाइस, वाट है। शक्ति का एसआई मात्रक वाट है। तो ये वाट किसके सम्मान में दिया गया है? तो एक साइंटिस्ट थे, कौन? जेम्स वाट। क्या नाम थे? जेम्स वाट। जेम्स वाट के रेस्पेक्ट में शक्ति का एसआई मात्रक को दिया गया है। तो चलते पहला ऑप्शन जो आपका न्यूटन है। न्यूटन किसका एसआई मात्रक है आप लोग बताइए? न्यूटन किसका एसआई मात्रक है? तो न्यूटन आपका किसका है? बल का एसआई मात्रक क्या है आपका? न्यूटन है। उसके बाद आपका वोल्ट किसका है? तो वोल्ट आपका विभवांतर का है। ये किसका है? विभवांतर का। ये सब चीज़ों को भी आप लोग नोट करते हुए चलिएगा ताकि इससे रिलेटेड आपका कोई भी सवाल पूछे तो एग्जाम में छूटना नहीं है। जूल जो है ये आपका किसका एसआई मात्रक है? ये आपका कार्य का है और ये आपका ऊर्जा का है। कार्य और ऊर्जा दोनों का आपका एसआई मात्रक क्या है आपका गाइस? जूल है। तो चलिए एक सवाल में देखिए 4 जवाब हम लोग बता दिए, फिर चलते हैं अगले सवाल में। तो गाइज यहाँ पे एक बात और आप ध्यान रखिएगा कि शक्ति का जो एसआई मात्रक वाट है, यहाँ पे एक बात को और आप ध्यान रखिएगा क्या जूल पर सेकंड। जूल पर सेकंड ये भी आपका ऑप्शन में रह सकता है। अगर आपका वाट रहे या फिर जूल पर सेकंड रहे तो दोनों में से जो भी रहे उसको आपको टिक आउट करना है। फिर चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर दूसरा चलते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है? देखिए आपका ये बायो से ये सवाल है क्या है कि मानव युग्मनज और मानव शुक्राणु में गुणसूत्रों की संख्या का अनुपात कितना है? तो फटाफट आप लोग जवाब दीजिए, फटाफट जवाब देते चले गाइस। इस सवाल का आपका जवाब देखिए बहुत सारे बच्चों का सही जवाब आ रहा है। बहुत सारे बच्चों ने इन सवाल का क्या जवाब दिया है? 2:1। इसका रेशियो क्या हो जाएगा? 2:1 हो जाएगा। इसका मतलब है कि आप लोग का तैयारी बहुत अच्छा है। इसी तरह से आप लोग बने रहें और हिम्मत ना हारे गाइस। चलते हैं इसके बाद तीसरा सवाल में, क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या है? फटाफट हम लोग अटेम्प्ट करेंगे, ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं करेंगे। जहाँ पे एक्सप्लेनेशन का जरूरत होगा वहाँ पे कर लेंगे गाइस। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है आपका कि मृदा में पाए जाने वाले कार्बनिक पदार्थ निम्न में से किसे पुनः स्थापित करते हैं जो रासायनिक उर्वरकों के निरंतर उपयोग करने से अम्लीय हो जाते हैं? तो सवाल को आप पढ़िएगा, काफ़ी लंबा सवाल है। देखिए बड़ा सवाल है, उसको रिलैक्स होकर पढ़ना है, घबराना नहीं है। तो पहला ऑप्शन देखिए आपका, पहला ऑप्शन क्या है? कार्बन है। दूसरा ऑप्शन आपका ऑक्सीजन है। तीसरा ऑप्शन आपका नाइट्रोजन है और चौथा ऑप्शन आपका क्या है? पीएच है। तो ये देखिएगा इस सवाल का जवाब का क्या हो जाएगा? पीएच हो जाएगा। पीएच इसका फुल फॉर्म आप क्या जानते हैं बताया? पीएच का ये आपका क्या हो जाता है? पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। और आप जानते हैं पीएच स्केल से हम लोग क्या करते हैं? पता करते हैं कि कौन कितना अम्लीय है, कौन कितना क्षारीय है। ठीक है गाइज। तो देखिए यहाँ पे कुछ बातें और आप जान लीजिए कि जो हम लोग फसल लगाते हैं, जो हम लोग फसल का उत्पादन करते हैं, फसल उसके उत्पादन के लिए जो मृदा का पीएच मान होगा, ये सवाल आपका पूछता है। टीआरई 2.0 में भी पूछा है कि मृदा का पीएच मान, मृदा का जो मिट्टी होता है उसका पीएच मान कितना होना चाहिए। तो उसका पीएच मान नोट कर लीजिएगा, 6 से लेके 6.5 के बीच में होना चाहिए। किसका? मृदा का पीएच मान होना चाहिए। इस बात को आप लोग नोट कर लीजिएगा अच्छे फसल के उत्पादन के लिए। चलते हैं इसके बाद अगले सवाल में। फिलहाल इस सवाल का जवाब आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलते हैं 3 के बाद चौथा सवाल, क्वेश्चन नंबर 4 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए यहाँ पे गाइज, बहुत आसान सवाल है, फिजिक्स से है। आप लोग फटाफट इसको लेते चलिएगा। देखिए हम लोग सारे चैप्टरों से सवाल लेके आए हैं ताकि जहाँ से भी आपके एग्जाम में पूछे बस आपको लगना चाहिए कि ये तो हम लोग सर के पास पढ़ चुके हैं। चलिए चौथा सवाल आपका क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 कि ताप बढ़ने से चालक का प्रतिरोध। तो पहले आप जान लीजिए कि प्रतिरोध कैसे मतलब क्या हो जाता है? ओम हो जाता है। अगर ये पे प्रतिरोध नहीं पूछ के अगर क्या बोल देता? प्रतिरोधकता बोल देता। प्रतिरोधकता यहाँ पे बच्चा बहुत कंफ्यूज करता है। प्रतिरोध नहीं बोल के क्या बोलता? प्रतिरोधकता। तो प्रतिरोधकता का क्या हो जाता है गाइज? ओम मीटर हो जाता है। आपको कंफ्यूज करने के लिए देखिए ओम मीटर इस तरह लिखा रहेगा, लेकिन आपको कंफ्यूज करने के लिए कभी इस तरह से ऑप्शन भी दे देता है, ओम पर मीटर। तो इस तरह रहेगा तो ये आपका गलत हो जाएगा, ये वाला सही हो जाएगा, ओम मीटर। तो प्रतिरोधकता का क्या हो जाएगा? ओम मीटर। तो सवाल क्या था कि ताप बढ़ने से चालक का प्रतिरोध। तो देखिए चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है? तो एक तो आपका टेम्परेचर पर निर्भर करता है, तापमान पर निर्भर करता है। एक आपका किस पर निर्भर करता है? आपका क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, एरिया पर निर्भर करता है, तापमान पर, और किस पर गाइज? और किस पर निर्भर करता है? और एक चीज़ आपका क्या है? ताप हो गया, आपका क्षेत्रफल हो गया और आपका लंबाई एल, मतलब इन तीनों चीज़ों पर आपका प्रतिरोध निर्भर करता है। तो यहाँ पे ताप बढ़ने से चालक का प्रतिरोध क्या हो जाएगा? अगर ताप बढ़ेगा तो चालक का प्रतिरोध भी क्या होगा? बढ़ेगा। तो इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा गाइस? ए हो जाएगा। चलते हैं इसके बाद अगले सवाल में, क्वेश्चन नंबर 4 के बाद 5, क्योंकि हम लोग फटाफट क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हुए चलेंगे। देखिए अगला सवाल क्या है कि क्या सवाल है आपका कि कौन सा कोयला सबसे उत्तम प्रकार का होता है? कौन सा कोयला सबसे उत्तम प्रकार का होता है? तो देखिए सबसे पहले तो हम लोग जान लेते हैं कि कोयले कितने प्रकार के होते हैं। तो कोयला आपका
कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का होता है। एक को बोलते हैं एंथ्रासाइट, एक को क्या बोलते हैं एंथ्रासाइट, एक को बोलते हैं बिटुमिनस, एक को बोलते हैं लिग्नाइट और एक को क्या बोलते हैं पीट बोलते हैं। एक आपका क्या एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट, यानी कोयला आपका कितने प्रकार का? 4 प्रकार का। एंथ्रासाइट याद कर लीजिएगा, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और आपका पीट। तो उनमें से क्या बोला कि सबसे उत्तम प्रकार का, तो सबसे उत्तम प्रकार का आपका क्या हो जाएगा? आपका ए से एंथ्रासाइट हो जाएगा। सबसे अच्छा उत्तम मतलब अच्छे प्रकार का आपका कोयला कौन हो जाएगा? एंथ्रासाइट हो जाएगा गाइस। और आप लोग जानते हैं कि कोयला उत्पादन की दृष्टि से अगर आपको पूछे कि भारत का कौन सा राज्य में सबसे ज्यादा कोयला उत्पादन होता है, तो आपका कौन? आपका झारखंड हो जाता है। झारखंड पहले स्थान पर है कोयले उत्पादन की दृष्टि से। झारखंड आपका भारत में पहले स्थान पर है। अगर भारत का पोजीशन विश्व में पूछ दे तो विश्व में कौन सा पोजीशन है? 6वां पोजीशन, मतलब 6th पोजीशन पे है। 6th पोजीशन पे, पहला पोजीशन में आपका कौन है? चीन है गाइस। तो फिलहाल इस सवाल का जवाब आपका क्या हो जाएगा? 5 का बी हो जाएगा। हाँ, तो गाइज चलिए इस सवाल का जवाब क्या आपका हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 5 का आपका एंथ्रासाइट का ऑप्शन नंबर बी में है। और अगर आपका यहाँ से ये भी सवाल पूछ सकता है कि सबसे खराब यानी सबसे घटिया कोयला आपका कौन सा हो जाएगा, तो आपका देखिए सबसे घटिया क्या हो जाएगा? आपका पी हो जाएगा। पी से मतलब पीट हो जाएगा, पी से पीट। आप याद रखिएगा, ए से एंथ्रासाइट, बी से बिटुमिनस, एल से लिग्नाइट और पी से पीट। चलते 5 के बाद छठा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 आपका है कि ट्रिटियम निम्नलिखित में किसका समस्थानिक है? देखिए समस्थानिक, समस्थानिक आप लोग को एक बार बताए थे, एक होता है समस्थानिक, एक होता है संभारिक। समस्थानिक मतलब परमाणु जो संख्या होता है, परमाणु संख्या वो क्या होगा? सेम होगा। परमाणु संख्या सेम होगा और परमाणु द्रव्यमान जो है उसका अलग अलग होगा। वो क्या होगा आपका? अलग अलग। अगर परमाणु संख्या सेम, परमाणु द्रव्यमान अलग अलग, उसको क्या बोलते हैं? समस्थानिक बोलते हैं। तो ट्रिटियम किसका समस्थानिक है? तो जानते हैं हम लोग सबसे पहले क्या कि हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन इसका 3 समस्थानिक है। हाइड्रोजन का 3 समस्थानिक है गाइस। हाइड्रोजन का तीन समस्थानिक है। कितना? 3 समस्थानिक। पहला को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोटियम बोलते हैं। पहला को प्रोटियम और दूसरा को क्या बोलते हैं? ड्यूट्रियम। दूसरा को ड्यूट्रियम और तीसरा को ट्रिटियम बोलते हैं। तीसरा को ट्रिटियम। और आपको सवाल में यही पूछा था कि ट्रिटियम जो है वो किसका समस्थानिक है, तो ट्रिटियम आपका किसका समस्थानिक हो जाएगा? वो आपका हाइड्रोजन का समस्थानिक हो जाएगा। किसका समस्थानिक? हाइड्रोजन का। चलते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7 में फटाफट चलते चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है आपका? देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7 बोला कि बाह्य विलयन होने पर कोशिका का आयतन बढ़ जाता है। बाह्य विलयन होने पर कोशिका का आयतन बढ़ जाता है। क्यों बढ़ता है? देखिए अगर कोई विलयन है, कोई बाह्य विलयन है, उसमें अगर आप कोशिका को डालते हैं तो कोशिका का आयतन क्यों बढ़ जाता है? क्या रीज़न है? और कोशिका का जो आयतन बढ़ जाता है उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ऐसा सवाल पूछा है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? क्या आपका हाइपरटोनिक हो जाएगा या फिर आइसोटोनिक हो जाएगा या फिर हाइपोटोनिक हो जाएगा या फिर कोशिका द्रव्य से गारा? तो देखिए बहुत सारे बच्चों का आंसर क्या आ रहा है? बहुत सारे बच्चों का आपका आंसर आ रहा है क्या गाइज? हाइपोटोनिक। क्या आंसर आ रहा है? हाइपोटोनिक आंसर आ रहा है। बहुत सारे बच्चों का आंसर क्या आ रहा है? हाइपोटोनिक। तो इस सवाल का जवाब आपका क्या हो जाएगा? हाइपोटोनिक हो जाएगा। रुकिएगा थोड़ा सा आप लोग। तो इस सवाल का जवाब आपका क्या हो जाएगा गाइस? हाइपोटोनिक। इसके बाद चलते हैं 7 के बाद 8वां सवाल। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, फटाफट आप लोग भी बनाते चलिएगा और आंसर देते चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 क्या होता है? निम्नलिखित में से कौन सा ओजोन परत का मुख्य कार्य है? ओजोन लेयर जो आपका है, जो ओजोन लेयर है जो आपको परावैगनिक किरण होता है उसको आने से रोकता है, वो जो ओजोन लेयर, उसका मुख्य कार्य क्या है? तो सबसे पहले कुछ बात और हम लोग जान लेते हैं। जो एक ओजोन डे होता है, ओजोन डे, क्या पता आपको सवाल पूछ दे डे से रिलेटेड। ओजोन डे जो होता है वो आपका कब मनाया जाता है? वो 16 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को ओजोन डे मनाया जाता है। ठीक है, चलिए फिलहाल इस सवाल का जवाब दीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सा ओजोन परत का मुख्य कार्य? तो पहला ऑप्शन आपका क्या है? अल्ट्रा वायलेट किरण यानी यूवी रेज जो है को सीमित मात्रा में आने देना, या फिर ऑक्सीजन को कम करना, या फिर नाइट्रोजन को बढ़ाना, या इनमें से कोई नहीं। देखिए बहुत आसान सा सवाल था, आप लोग आंसर पढ़ने के बाद ही जवाब आ रहा है बहुत सारे बच्चों का कि उसका क्या कार्य है कि अल्ट्रा वायलेट जो किरण है उसको सीमित मात्रा में आने देना। तो इस सवाल का जवाब आपका क्या हो जाएगा? इस सवाल का जवाब 8 का ए हो जाएगा। इसके बाद चलते क्वेश्चन नंबर 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का देखिएगा आप कि किसी कार का अग्रदीप में प्रयुक्त दर्पण निम्नलिखित में से कौन सा होता है? यानी कोई कार है, कोई कार, उसका हेडलाइट में देखिए अग्रदीप जो लिख दिया है, इतना शुद्ध हिंदी, उससे आपको कंफ्यूज आना नहीं है। वो आपको क्या कहना चाह रहा है कि जो हेडलाइट होता है, जो गाड़ी का हेडलाइट होता है, उसमें कौन सा दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है? तो देखिए इस सवाल का जवाब आपको नहीं बताएंगे क्योंकि बहुत सारे बच्चों को पता है। फिलहाल ये बता दे रहे हैं कि जो ऑप्शन नंबर बी जो उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण इसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं? साइड मिरर में करते हैं। उत्तल दर्पण में साइड मिरर का इस्तेमाल करते हैं। एक आपका उत्तल दर्पण हुआ, एक समतल दर्पण। यही दोनों ऐसा दर्पण है जिसमें हमेशा कैसा प्रतिबिंब बनता है? सीधा प्रतिबिंब बनता है। इस बात को भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। उसके बाद
बाद आपका एक जो ऑप्शन बचा क्या, ऑप्शन नंबर ए अवतल दर्पण, इसी का तो इस्तेमाल किया था ना गाइज। अगर आपको पूछ दे हजामती दाढ़ी बनाने में किसका इस्तेमाल किया जाता है, या फिर वो डॉक्टर जो दांत के डॉक्टर हो गए, कान के डॉक्टर हो गए, किस दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है, या फिर गाड़ी के हेडलाइट में किसका इस्तेमाल किया जाता है, तो उन सभी का आंसर क्या हो जाएगा आपका अवतल दर्पण हो जाएगा। इसके बाद चलते 9 के बाद 10वां सवाल। 10वां सवाल देखिए आपका न्यूमेरिकल है, छोटा सा न्यूमेरिकल है, फिजिक्स से है कि किसी वस्तु का वजन कितना दिया हुआ है, 20 किलोग्राम दिया हुआ है। किसी वस्तु का वजन 20 किलोग्राम है, उसका वजन किसके बराबर होगा। आपके जो 4 ऑप्शन है उसमें से उसका वजन किसके बराबर होगा। तो देखिए अगर वो वस्तु किस में आपका यहाँ पे है, पृथ्वी में है, तो पृथ्वी में आप जानते हैं कि एक छोटका जीव होता है जिसको क्या बोलते हैं, गुरुत्वीय त्वरण बोलते हैं, उसको गुरुत्वीय त्वरण होता है। इसका मान क्या होता है, 9.8 मीटर पर सेकेंड होता है, 9.8 मीटर पर सेकेंड। अगर आप इसको जो भी वस्तु है उसका किलोग्राम से मल्टीपल कर दीजिएगा, उसके किलोग्राम से अगर आप मल्टीपल कीजिएगा तो आपका क्या आ जाएगा, जब इसको मल्टीपल कीजिएगा तो आपका क्या आ जाएगा गाइस, 20 9 80 मतलब 196 न्यूटन आ जाएगा। क्या आ जाएगा आपका 196 आ जाएगा। और ये जी का जो मान होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है इसका, इससे मतलब 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाता है। तो इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा आपका, इस सवाल का जवाब 196 न्यूटन हो जाएगा। और न्यूटन आप जानते हैं किसका मात्रक है, न्यूटन आपका किसका है बताइए आप लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में, न्यूटन किसका मात्रक है। चलते हैं 9 के बाद 10 के बाद क्वेश्चन नंबर 11 में। क्वेश्चन नंबर 11 आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 11 आपका केमिस्ट्री से है कि द्रव की सतह पर वाष्पीकरण होता है। ठीक है, द्रव की सतह पर वाष्पीकरण होता है क्योंकि सतह पर मौजूद कण, द्रव की सतह पर वाष्पीकरण होता है क्योंकि सतह पर मौजूद कण। पहला ऑप्शन क्या है कि एक दूसरे के बीच आकर्षण बल को जोड़ने हेतु पर्याप्त ऊर्जा होती है, या फिर दूसरा ऑप्शन क्या है कि सतह के कण पेंदी के कणों से बहुत हल्के होते हैं, या फिर तीसरा ऑप्शन कि हवा के कणों के साथ अधिक बल से खींचे जाते हैं, या फिर चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इस सवाल का जवाब आपका क्या हो जाएगा कि द्रव की सतह पर जो वाष्पीकरण होता है, तो इस सवाल का जवाब आपका क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि एक दूसरे के बीच आकर्षण बल को जोड़ने हेतु पर्याप्त ऊर्जा होती है। इस सवाल का आपका जवाब क्या हो जाएगा, 11 का ए हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं गाइस 11 के बाद 12। तो आप लोग पेन कॉपी लेके बैठिए ताकि जो भी इंपॉर्टेंट आपका सवाल आया है, जो आपसे ना समझ में आए तो उसको आप क्या कीजिए, नोट कर लीजिए ताकि बाद में उसको आप फिर रिवाइज कर सके। चलते हैं 12वां सवाल में। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सूचक की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। किसका इस्तेमाल आप सूचक में नहीं कर सकते हैं, आपको जो सूचक की तरह किसका इस्तेमाल आप नहीं कर सकते, बहुत आसान है। पहला ऑप्शन क्या है, हल्दी, दूसरा ऑप्शन क्या है आपका मिथिल ऑरेंज, तीसरा ऑप्शन आपका क्या है फिनोफ्थेलिन, और चौथा ऑप्शन आपका क्या है मूली। तो देखिए बहुत आसान सा सवाल था आपका, इसका आंसर क्या हो जाएगा, मूली हो जाएगा। मूली का इस्तेमाल हम लोग सूचक के रूप में नहीं करते हैं। इसके अलावा आप हल्दी का भी इस्तेमाल किया जाता है, मिथिल ऑरेंज का भी किया जाता है, फिनोफ्थेलिन का इस्तेमाल किया जाता है सूचक के रूप में। यहाँ पे जो आपका ऑप्शन हो जाएगा डी यानी मूली, इसी का इस्तेमाल नहीं किया था और ये इसका आंसर हो जाएगा। 12 के बाद चलते हैं 13वां सवाल में। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 आप देखिएगा क्या है, ये भी केमिस्ट्री से है आपका कार्बन चैप्टर से कि ब्यूटेन जिसका अनुसूत्र दिया हुआ C4H10 में कितने सहसंयोजी बंध है। तो इस तरह का जब भी सवाल पूछे कि कितने सहसंयोजी बंध है, तो जो अनुसूत्र है ना उसको आप ना पहले ड्रॉ कर लीजिए फटाफट। देखिए 4 कार्बन है, 4 कार्बन इस तरह आप ड्रॉ कर लीजिए और सबके बीच में ना एक एक, ब्यूटेन है तो सिंगल है ना बॉन्ड होगा जी, ब्यूटेन है सिंगल बॉन्ड होगा। अब क्या कीजिए, आप सभी कार्बनों में एक एक जितना हाइड्रोजन लगेगा उतना हाइड्रोजन आप लगा दीजिए जहाँ जहाँ पे भी हाइड्रोजन लगेगा, क्योंकि आप जानते हैं कि कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड से वही करता है, 4 इलेक्ट्रॉन का शेयर करता है, तो वो 4 बॉन्ड बनाएगा। देखिए आप जोड़ लीजिए कितना हो गया, यहाँ पे नीचे में 4, ऊपर में 4, 4 4 8 और एक 9 10 11 12 13, तो टोटल कितना बॉन्ड बना रहा है देखिएगा, C4H10 कितना बॉन्ड बना रहा है आपका 13 सहसंयोजक बंधन बना रहा है। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 13 सहसंयोजक बंधन। 13 के बाद चलते हैं 14वां सवाल में। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 ये सवाल फिर से रिपीट हुआ है, ये सवाल आपका फिर से रिपीट हुआ है गाइस। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है कि स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम पाया जाता है, ये कहाँ पाया जाता है, क्या एसोफेगस में पाया जाता है, या मूत्रपथ में पाया जाता है, या ट्रेकिया और ब्रोंकी में पाया जाता है, या फिर किडनी में। तो देखिए आपको ये सवाल हम लोग एक बार और लेके आए थे, इस सवाल का जवाब आपको क्या हो जाएगा, ये ट्रेकिया और ब्रोंकी में पाया जाता है। ये आपको कहाँ पाया जाता है, स्यूडोट्रोफाइड एपिथेलियम, ये आपको कहाँ पाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी मतलब ट्रेकिया और ब्रोंकी में पाया जाता है। 14 के बाद चलते हैं 15वां क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 15, इसके बाद सिर्फ हम लोग का और इसके बाद और सिर्फ हम लोग का कितना 5 क्वेश्चन बचेगा, आप लोगों को घबराना नहीं है। चलिए अयस्क किसका मिश्रण है, अयस्क किसका मिश्रण है,
अयस्क किसका मिश्रण है? चलिए बताइए फटाफट फटाफट बताइए, क्या वो धातु का मिश्रण है, या फिर धातु धातु का मिश्रण है, या फिर सिर्फ धातु का मिश्रण है, या फिर ए और बी दोनों? तो आप जानते हैं कि अयस्क जो है वो धातु अधातु दोनों का मिश्रण होता है, धातु अधातु दोनों का मिश्रण हो जाता है। तो इस सवाल का आपका जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। देखिए यहाँ पे ऑप्शन के साथ थोड़ा खेला किया था, आप लोग को घबराना नहीं है, बस बिल्कुल पहले चारों ऑप्शनों को बढ़िया से पढ़ना है, एक ही ऑप्शन पढ़ करके आपको आगे फटा टिक नहीं मारना है। चलते 15 के बाद 16वां क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है कि जब किसी वस्तु को हवा में ऊपर की ओर फेंका जाता है तो वस्तु द्वारा तय पथ होता है। जब एक किसी वस्तु को आप ऊपर में हवा की ओर फेंकिएगा तो वस्तु द्वारा जो एक रास्ता तय करता है उसको कैसा वो रास्ता हो जाएगा? क्या वो रास्ता रेखीय हो जाएगा? क्या वो रेखीय होगा, या फिर गोलाकार, या फिर दीर्घवृत्तीय, या फिर परवलय के आकार का? तो जी हाँ, आप लोग सही जवाब दे रहे हैं, वो कैसा आपका हो जाएगा? परवलय के आकार की हो जाएगा। जब एक आप वस्तु को हवा में ऊपर की ओर फेंकिएगा तो वो जो पथ तय करेगा वो किसके आकार का हो जाएगा? परवलय के आकार का हो जाएगा। चलते हैं इसके बाद 16 के बाद 17वां सवाल में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 और कुछ ही सवाल बचा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 तो चलेगा इस क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है कि कोई वस्तु जिस पानी में तैर रहा हो उस पानी में नमक मिला दिया जाए तो क्या प्रतिफल होगा? यानी कोई एक वस्तु है वो पानी में तैर रहा है और क्या किया गया, उस पानी में आप नमक मिला दिए तो क्या रिजल्ट निकल के आएगा? तो कुछ बातें हम लोग जान लेते हैं कि कब कोई वस्तु पानी में तैरेगा, कब कोई वस्तु पानी में डूब जाएगा। तो देखिए, अब कोई वस्तु है, ये आपका डिपेंड करता है घनत्व पर। किसी वस्तु का घनत्व क्या हो जाएगा आपका? अगर पानी से अधिक हो जाएगा, पानी के घनत्व से अगर अधिक होगा, किसी वस्तु का डेंसिटी जो है वो अगर पानी के डेंसिटी से घनत्व से अधिक हो जाएगा तो वस्तु क्या हो जाएगा आपका? वस्तु आपका डूब जाएगा। वो वस्तु आपका क्या हो जाएगा? वस्तु का अगर घनत्व पानी के घनत्व से अधिक होगा तो वस्तु डूब जाएगा। लेकिन उसका जस्ट ऑपोजिट, अगर उसका घनत्व क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, उसका घनत्व किससे हो जाएगा? पानी से कम हो जाएगा, तो वस्तु आपका क्या हो जाएगा गाइस? तैरते रहेगा। तो चलिए इस सवाल का जवाब आप लोग देखिएगा कि क्या वस्तु डूबेगा, या फिर वस्तु पहले डूबेगा और फिर तैरने लगेगा, या फिर वस्तु का वो भाग जो द्रव में डूबा हुआ था उसका आयतन घटेगा, या फिर इसका आकलन संभव नहीं है। तो इस सवाल का आपका जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा कि वस्तु का वो भाग जो द्रव में डूबा हुआ था उसका आयतन क्या हो जाएगा? आपका घटेगा। चलेंगे 17 के बाद 18वां सवाल, क्वेश्चन नंबर 18 आप लोग भी बनाते चलिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 बहुत आसान सवाल है। क्या बोल रहा है कि वायु प्रदूषक संकेतक पौधे हैं। वायु प्रदूषक संकेतक पौधे आपका क्या हो जाएगा? फटाफट देखिए, ज़्यादा एक्सप्लेनेशन करेंगे नहीं, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये आपका, हालांकि आगे पीछे हो गया गाइज, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी लिखा हुआ लाइकेन हो जाएगा। आप याद रखिएगा क्या हो जाएगा? लाइकेन हो जाएगा। यहाँ पे बी नीचे लिख दिया गया है, कोई बात नहीं। तो वायु प्रदूषक संकेत आपका क्या हो जाएगा? लाइकेन हो जाएगा। चलते 18 के बाद 19वां सवाल, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है कि प्रकाश शोषण में भाग लेने वाले कोशिकांग, जो प्रकाश शोषण करता है, प्रकाश शोषण में भाग लेने वाले कोशिकांग, कौन कौन सा कोशिकांग प्रकाश शोषण में भाग लेता है? तो क्या ऑप्शन है आपका? क्लोरोप्लास्ट और पेरिक्सीसोम, या फिर क्लोरोप्लास्ट, पेरिक्सीसोम और माइटोकॉन्ड्रिया, केवल पेरिक्सीसोम, या फिर क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया। तो इस सवाल का जवाब हो जाएगा, आप लोग नोट कर लीजिएगा पेन कॉपी लेकर के। क्या हो जाएगा आपका? प्रकाश शोषण में कौन कौन भाग लेता है? क्लोरोप्लास्ट भी भाग लेता है, पेरिक्सीसोम भी और माइटोकॉन्ड्रिया भी, ये तीनों भाग लेता है। आप लोग पेन कॉपी लेकर के नोट कर लीजिएगा। चलिए 19 के बाद चलते हैं 20वां सवाल में, क्वेश्चन नंबर 20 में। देखिए इस सवाल का जवाब आप लोग खुद दीजिएगा, बहुत आसान सा सवाल है। क्या बोल रहा है कि एक स्वस्थ व्यक्ति का सामान्य स्थिति में रक्तचाप जो है, ब्लड प्रेशर कितना होगा? तो देखिए इस सवाल का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, बहुत आसान सा सवाल है। और आप लोग जानते हैं कि बीपी को मापने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, उसको भी आप कमेंट बॉक्स में बताइए। और आपको क्या बताना है? इस सवाल का जवाब बताना है। तो बताइए गाइस, आप लोगों को आज का सेशन कैसा लगा? आप लोगों का आज का क्वेश्चन कैसा लगा? टफ था या आसान था? बिल्कुल भी आप लोगों को घबराना नहीं है, अभी भी हमारे पास बहुत वक्त है। बस इस बचे वक्त में हम लोगों को डट करके मेहनत करना है, जम करके मेहनत करना है, और हर हाल में इस बार हम लोगों को एक सीट सरकारी कॉलेज में लेना ही है। तो फिर मिलते हैं अगले क्लास में, जब तक के लिए आप लोग मेहनत करते रहें।